हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस में नरम दल और गरम दल। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसके विभिन्न चरण देखने जा रहे हैं। तो 3 मुख्य अहिंसात्मक चरण हैं, जिनके बीच में हिंसात्मक चरण भी आते हैं कुछ, लेकिन हिंसात्मक चरण को हमने बाद में पढ़ना है, इन्हें नहीं देखना है अभी हमें अहिंसात्मक चरण देखना है। तो इन्हें हम 3 मुख्य भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहला है उग्रवादी चरण, फिर पहला है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। तो उदारवादी चरण को हम नरमपंथी भी कह देते हैं और इसको इंग्लिश में मॉडरेट कहते हैं। तो नरमपंथी जो थे उसको उदारवादी चरण या नरमपंथी एक ही बात है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1885 से 1905 तक रहा। फिर उसके बाद उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे उनको हम गरमपंथी के नाम से जाना जाता है और इनको इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं और इनका टाइम पीरियड 1905 से 1919 रहा था। फिर तीसरा गांधीवादी चरण आता है 1919 के बाद से 1919 से 1947 तक प्रारंभ होता है। गांधी, नेहरू, इसमें ये लोग प्रमुख थे। तो गांधीवादी चरण के भी पैरेलल हमने आगे जाके पढ़ेंगे, वामपंथी आंदोलन और पाक आंदोलन, ये दोनों भी चलते हैं। तो ये आगे की बात है। अभी हम आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। तो उदारवादी को पहले पढ़ेंगे हम 1885 से 1905 तक, ये कैसा रहा था, क्या हुआ था इसमें। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका उदारवादी चरण, उसको हम नरमपंथी कह देते हैं, इंग्लिश में मॉडरेट फेज। इसका जो टाइम है वो 1885 से प्रारंभ हुआ था और 1905 तक रहा था। स्वरूप इसका कैसा है, तो अहिंसात्मक है। प्रसिद्ध नेता जो थे उदारवादी चरण के या फिर नरमपंथी जो नेता थे उसमें नाम आता है दादा भाई नौरोजी का, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी और आनंद मोहन चारलू, पंडित आनंद चारलू। तो इन सब का नाम आता है उदारवादी चरण में या नरमपंथियों में। उद्भव का कारण क्या था, आखिर ये उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक क्यों आया, इसके उद्भव के कारण क्या थे। तो लॉर्ड लिटन आपने पढ़ा था पीछे, जो भारत का जो है वो गवर्नर जनरल था। तो जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसकी कुछ नीतियाँ थीं, उसके लोग विरोध करते थे, उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं थीं, तो जिसके कारण लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ जो थीं उनके कारण। फिर आ गया है भारत में भयंकर अकाल भी पड़े थे उस समय। तो भयंकर अकाल के कारण भी ब्रिटिश की शोषण परक नीतियाँ, ब्रिटिश शासन जो था वो भारतीयों का शोषण करता था, तो इससे भी भारतीय समाज रुष्ट हुआ। फिर आत्मविश्वास और शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही थी धीरे धीरे। आपको पता है कि जैसे 1813 में आपने देखा था कि भारत को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। तो शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही थी और आत्मविश्वास बढ़ रहा था भारतीयों का, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा था, तो इससे विरोध तो होगा ही। भारत की सत्ता में भागीदारी ना होना, मतलब भारतीय जो थे वो अपने ही भारत के शासन में और राजनीति में कोई भागीदारी नहीं ले पा रहे थे, तो ये सब कारण रहे थे, तो जिससे उदारवादी चरण को जन्म लेना पड़ा। तो उदारवादी चरण क्यों कैसे आया ये आपने देख लिया। अब उदारवादी चरण क्यों कहा गए, मतलब उदारवादी चरण इसको क्यों कहा गया, तो क्योंकि इसकी मांगें जो थी वो उदार थीं। अब हम कारण पढ़ेंगे कि इनकी मांगें कैसी थी और मांगने के यानी कि साधन कैसे थे इनके, और वैचारिक सिद्धांत या दृष्टिकोण क्या था इनका। तो इनकी मांगें किस तरह की होती थी, जैसे सिविल सेवा जो है भारत में उसमें सुधार करें, वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को भी शामिल करें, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करें, विधान परिषदों में जगह दें भारतीयों को, किसानों को महाजनों के चुंगल से मुक्त कराएं, मतलब किसानों का जो शोषण है महाजन करते हैं वो ना हो, जो भारत में विधान परिषद है उसमें भारतीयों को जगह दी जाए, लोक कल्याणकारी अच्छी अच्छी योजनाएं लाई जाएँ, जो वायसराय यहाँ शासन चलाते हैं भारत में तो उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों को भी शामिल किया जाए, फिर सिविल सेवा में सुधार किया जाए। तो इनकी मांगें भी उदार दिख रही हैं आपको, इसमें कोई भी ऐसी खास बात नहीं दिख रही है, बस उदार मांगों के साथ ही इन्होंने प्रयत्न किया था। साधन कैसे थे, इनके साधन भी उदार ही थे, जैसे प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, स्मरण पत्र, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजा करते थे ये। तो इनकी मांगों को रखने के जो साधन है वो भी एकदम उदार दिख रहे हैं आपको। प्रार्थना पत्र है, शपथ पत्र है, फिर नहीं मान रहे तो स्मरण पत्र दोबारा भेजा,
फिर भी नहीं माना तो प्रतिनिधिमंडल फिर जाता था इनके पास। तो इस तरह इनके कार्य करने के ये साधन रहे थे। इनके वैचारिक सिद्धांत या दृष्टिकोण भी उदारवादी थे। कैसे? क्योंकि ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ये सोचते थे कि ब्रिटिश जो शासन चलाते हैं वो अच्छा शासन है और वो हमारी मांगों को ज़रूर सुनेंगे। तो ब्रिटिश की जो न्यायप्रियता है उसमें ये विश्वास रखते थे और संवैधानिक रास्ते पर ही चलकर अपनी मांगों को रखना चाहते थे। यानी कि कोई हिंसात्मक क्रिया नहीं करके संवैधानिक रास्ते पर ही चल के अपनी मांगों को रखना चाहते थे ये लोग। तो यही कारण है कि इन्हें उदारवादी कहा जाता है। तो उदारवादी को हम नरमपंथी भी कह देते हैं। उदारवादियों का योगदान क्या रहा कि आखिर हम सिर्फ क्यों जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर भारत को स्वतंत्र कराने में केवल उग्रवादियों का ही योगदान था क्या? तो उदारवादियों का क्या कोई योगदान नहीं था? तो हम यहाँ से देखेंगे इनका क्या योगदान था। तो आपने देखा कि उदारवादी चरण पहले प्रारंभ हुआ। तो उदारवादी चरण ने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को तैयार किया था। अगर उदारवादी नहीं आते तो उग्रवादियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उदारवादियों ने ही तो शुरुआत की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसकी नींव को तो उदारवादियों ने ही तैयार किया था। सामाजिक आधार एक तरह से इन्होंने निर्माण किया था। धन निष्कासन सिद्धांत एक है, वो भी उदारवादियों की ही देन है। राजनीतिक जागरूकता एक तरह से उदारवादी लाए थे। ब्रिटिश के सामने सबसे पहले मांग रखने की हिम्मत भी उदारवादियों ने ही की थी। अब उदारवादी में एक बड़ा नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ी सी बातें जाननी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे थे उदारवादी चरण के। तो नरमपंथियों में पहला नाम जो हम देख रहे हैं वो दादा भाई नौरोजी। ये पारसी व्यक्ति थे और रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, रहनुमाई माजदायन सभा, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। राफ्त गोफ्तार पत्रिका भी इन्होंने ही लिखी थी। राफ्त गोफ्तार इनकी विचार जो थे वो इन्होंने अपनी बुक राफ्त गोफ्तार में लिखे थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में इसकी स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1866 में की थी, 1866 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका भी अदा की थी इन्होंने। कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 1885 में हुई थी और इसके 3 बार अध्यक्ष भी रहे थे, 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। तो ये अध्यक्ष भी रहे थे और 1906 में स्वराज की घोषणा कांग्रेस में की थी। तो 1906 में जब ये अध्यक्ष रहे थे तो उसमें कांग्रेस की मांग जो है वो स्वराज की घोषणा ही रखी गई थी। तो 1906 में स्वराज की घोषणा कांग्रेस में इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1892 में ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय थे ये चुने गए थे, जो किससे? लिबरल पार्टी से। भारतीय ब्रिटिश जो संसद थी उसमें पहले भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है इनको, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था 1901 में जो बहुत फेमस हुआ था, भारत में गरीबी एवं गैर ब्रिटिश शासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये निबंध टाइप का था एक। धन निष्कासन सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है कि देखो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो इन्होंने ब्रिटिश में रहकर ब्रिटिश शासन को देखा था। तो जो ब्रिटिश शासन ब्रिटेन में था वो समानता पर, स्वतंत्रता पर और न्याय पर आधारित था, लेकिन वही ब्रिटिश जब भारत में शासन कर रहे थे तो वो असमानता, अन्याय और अत्याचार पर आधारित था। तो उन्होंने देखा कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है वो ब्रिटिशों की तरह नहीं है, भारत में उनका एक अलग नज़रिया है। तो उन्हीं ब्रिटिश का शासन जो भारत में था, उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल कहा है इसको, कि भारत में गैर ब्रिटिश शासन, मतलब ब्रिटिश का शासन है फिर भी वो ब्रिटिश अपनी तरह शासन नहीं कर रहे जैसे अपने देश में करते हैं। तो इसको उन्होंने भारत में गैर ब्रिटिश शासन का नाम दिया। तो दोनों में तुलना की उन्होंने, तो ये देखा कि दोनों की तुलना करते हुए इसे भारत में ब्रिटिशों का गैर ब्रिटिश शासन की संज्ञा दी, जिसे बताने ब्रिटेन गए थे ये लोग, और इसी के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दादा भाई नौरोजी का अधिकांश जो समय है वो ब्रिटेन में बीता था। भारत में भी ब्रिटिश शासन जो था, तो उन्होंने देखा भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो बिल्कुल अलग है, ब्रिटेन में अलग है। तो इसी बात को दिखाने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की, जो हमने अभी ऊपर देखा था कि 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। धन निष्कासन सिद्धांत क्या है कि ये हमने देखा था पहले भी, जो हमने
ब्रिटिश शोषण के 3 चरण देखे थे। उसमें हम पहले वाले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, उसमें धन निष्कासन सिद्धांत को हमने बताया है अच्छी तरह कि भारत का धन कैसे बाहर जा रहा था। तो इन्होंने इसको अच्छी तरह से दिखाया था, यानी कि आर्थिक राष्ट्रीयवाद के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय जागरूकता फैलाई थी इन्होंने। तो उदारवादी या नरमपंथियों का काफ़ी योगदान रहा, हमने देखा। उसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो उग्रवादी चरण आता है, जिसको अहिंसात्मक चरण कहते हैं। और उग्रवादी जो चरण है, वैसे उदारवादी भी अहिंसात्मक था और उग्रवादी भी अहिंसात्मक है। और इसको लेकिन उसको नरमपंथी कह रहे थे और उग्रवादी को गर्मपंथी कह रहे हैं। 1905 से 1919 तक इसका जो टाइम पीरियड था वो था। और इसमें जो प्रमुख नाम आते हैं, लाल बाल पाल के नाम आते हैं। लाल बाल पाल, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, फिर बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है विपिन चंद्र पाल। इसमें अरबिंदो घोष का भी नाम आता है। उद्भव के कारण क्या थे कि आखिर उग्रवादी चरण को 1905 से 1919 में क्यों आना पड़ा, तो 1905 का बंगाल विभाजन सबसे प्रमुख कारण रहा था। इसमें बंगाल विभाजन को रोकने के लिए ही उग्रवादियों की आवाज़ उठी थी। 1896 से 1900 तक भारत में भयंकर अकाल आए थे, लेकिन ब्रिटिश शासन तो भी निरंकुश रहा था कि भारतीयों की कोई मदद नहीं की, तो भी निरंकुश रूप से शासन करता रहा। करजन जैसा प्रतिक्रियावादी वायसराय आ गया था, जिसकी नीतियाँ बहुत ख़राब थी। 1899 से 1905 तक था, वो कोई भी काम करता था भारत में प्रतिक्रिया होती थी उसके लिए। ब्रिटिश शासन की शोषण परक नीतियाँ जो शुरू से चली आ रही थी। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो रही थी भारतीयों के। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं शिक्षा तो बढ़ रही थी लेकिन बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ रही थी, तो आवाज़ तो उठने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी देखा गया कि 1896 में जब इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, इसने इटली को पराजित कर दिया, तो भारतीयों में भी ये उत्सुकता पैदा हुई। 1905 में फिर देखा जापान ने रूस को पराजित किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशन मिला कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। उदारवादियों की असफलता क्यों हुई, कि असफलता का कारण क्या था इनका, तो उदारवादियों की हालांकि कोई असफलता नहीं हुई। हमने देखा था कि उदारवादी जो चरण इससे पहले आया था, ये तो उग्रवादी चरण अभी हम जान रहे हैं, लेकिन उदारवादियों की असफलता कहा इन्होंने उग्रवादियों ने, और कहा कि ये भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। उदारवादियों की जो मांग रखने का तरीका था उसको भिक्षावृत्ति कहा था उग्रवादियों ने। अब उदारवादी और उग्रवादी में थोड़ा सा अंतर और समानताएं देखते हैं। तो उदारवादी का जो चरण था वो 1885 से 1905 तक था, और उग्रवादी चरण 1905 से 1919 था। सिद्धांत क्या थे, तो आप देख सकते हैं सिद्धांत की सैद्धांतिक जो है वो ये संविधान ब्रिटिश की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। मांग इनकी क्या थी, सिविल सेवा में सुधार किया जाए वगैरह वगैरह। और साधन इनके प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र और प्रतिनिधिमंडल जाता था, ये सब चीज़ें करते थे। तो इसी को उदारवादी को उग्रवादियों ने भिक्षावृत्ति कहा कि भिक्षा सी मांगते फिर रहे हैं ये लोग। लेकिन उग्रवादियों का वही, हालांकि हिंसा इन्होंने भी नहीं की, उग्रवादियों का भी जो है वो अहिंसात्मक चरण था, मतलब हिंसा का इन्होंने कोई हिंसात्मक रूप से नहीं किया अपना जो भी प्रतिक्रिया की। दोनों ही राष्ट्रवादी थे, उदारवादी भी राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए ही लड़ रहे थे एक तरह से, और उग्रवादी भी। लेकिन इनके सिद्धांतों में फ़र्क था, इनके सिद्धांत अलग थे, उनके अलग। जैसे कि ये संविधान में और ब्रिटिश की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, लेकिन उग्रवादी जो थे ब्रिटिश न्यायप्रियता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, और ब्रिटिश शासन को विदेशी शासन मानते थे कि ये हमारा शासन नहीं है, ये विदेशी शासन है, ऐसा उनकी कहना था। मांग इनकी जैसे थी, उदारवादियों की मांग हमने देखा सिविल सेवा में सुधार किया जाए, छोटे छोटे मांग थी, मतलब यही इनकी मांग अलग थी। जैसे बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, एकदम खुले तरीके से इन्होंने कहा बंगाल विभाजन जो है वो करजन द्वारा किया गया था, उसको बिल्कुल से रद्द किया जाए। ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से हटाया जाए, स्वशासन की स्थापना की जाए, मतलब भारतीयों द्वारा ही शासन हो, क्योंकि ये हमारा देश है। भारतीय शिक्षा की, राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हो कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा चले। साधन क्या थे इनके, तो उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे उनके साधन प्रदर्शन करते थे, ये लोग हड़ताल करते थे, बहिष्कार करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जो आज देखते हैं, हड़ताल करते हैं, फिर बहिष्कार कर देते हैं एकदम चीज़ों का। तो ये सारे उदारवादी और उग्रवादी के सिद्धांत हमने देखे।
अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय का हमने नाम देखा था अभी, जिनका नाम उग्रवादी चरण में आया था, तो लाल बाल पाल में से लाला लाजपत राय एक थे। तो लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु मैजिनी को कहा जाता है। तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तिलक जो थे वो अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर आपको याद हो तो। वैलेंटाइन शिरोल। वीडियो को रिवाइज करते रहो तो आपको याद बना रहेगा, बिल्कुल देख के छोड़ दोगे तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी डिस्कस करते हैं, इससे बेस्ट तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर। मैक्स मुलर एक अंग्रेज थे जिसने तिलक में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, और तिलक जब जेल चले गए तो वो नहीं चाहते थे जेल जाएं, तो उन्होंने संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये किसने कहा था? तो मैक्स मुलर का ये कथन था। तिलक की अर्थी मुसलमान ने उठाई थी, तो तिलक की अर्थी जो थी वो एक मुसलमान ने उठाई थी, तो उन मुसलमान का नाम क्या था? शौकत अली। शौकत अली ने जो है तिलक की अर्थी उठाई थी। अब हम पढ़ लेते हैं नरम दल और गरम दल। तो कांग्रेस के नरम दल नेताओं में आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो राजा वामबद्ध आंदोलन, मतलब मध्य मार्गी थे, ये मॉडरेट थे, बीच का रास्ता अपनाते थे। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अब बंगाल विभाजन क्या है? तो ये अभी आप क्वेश्चन छोड़ दो, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था, तो उसके रोकने के लिए चला था जो आंदोलन, तो वो बंग भंग आंदोलन था। तो बंग भंग आंदोलन के ठीक बाद ही स्वदेशी आंदोलन आया था। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। फिर आगे देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? फिर अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? तो शहरी क्षेत्रों से आते थे। अधिकतम जो नरमपंथ के नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। फिर ये नाम दिए हैं, इनमें से उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम उदारवादियों में आता है, उग्रवादी में नहीं आता है, देखा भी था आपने ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भिक्षा सी मांगते फिरते हैं ये लोग जो उदारवादी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मतलब ये प्रार्थना करते हैं, फिर याचना करते हैं, फिर विरोध करते हैं, तो इसकी राजनीति करने का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था कांग्रेस पर। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, मतलब लास्ट में, अंततोगत्वा मतलब लास्ट में समाप्त हो गई। तो प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई, ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति थी वो लास्ट में समाप्त हो गई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के हाथ में आया 1906 के बाद। फिर आगे देखते हैं, कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था तो अरविंदो घोष। अरविंदो घोष का नाम आपने देखा था, गरम दल से था ये। उसके बाद आगे, राष्ट्रीय आंदोलन ने बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, रानाडे, गोखले में से नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गर्मपंथियों में से थे, नरमपंथी नहीं थे। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन सभी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। तो लाला लाजपत राय जो था वो उग्रवादी से जुड़े थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बताया था? तो मैजिनी को माना था। फिर मध्यम मार्गी कौन नहीं था? मध्यम मार्गी मतलब मॉडरेट, उदारवादी। तो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, उदारवादी नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो अरविंदो घोष जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन हम अभी देखने वाले हैं। भारतीय अशांति के जनक
के रूप में किसे जाना गया? तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, ये मैक्स मुलर का कथन था। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई, तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता था। तो भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक दौर था उसमें उग्रवादी विचारधारा संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना चाहता था। शुरुआत में इन्होंने थोड़ा सा आक्रामक साधनों का यूज़ किया था, थोड़ा सा आक्रामक भी होते जैसे प्रदर्शन वगैरह करके, हड़ताल करके, ये सब चीज़ें। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था कि उग्रवादी जो थे वो हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति अपनाते थे। तो हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति उग्रवादी अपनाते थे। इसमें खासतौर से बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। इन्हें सांप्रदायिक कहा गया था, लेकिन ये सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे थे। इनका मकसद राष्ट्रवाद फैलाना था, लेकिन राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा धर्म का सहारा लिया था, ये कह सकते हैं हम। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ये कथन सही है। वो सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। किसका सहारा लिया? तो यहाँ से देख सकते हैं महाराष्ट्र में गणपति पर्व यानी कि गणेश चतुर्थी के रूप में जो आज हम देखते हैं, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। लोगों को जोड़ा और राष्ट्रवाद फैलाया। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, तो बाल गंगाधर तिलक की देन है ये। फिर मुसलमान जिसने गांधी जी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी वो शौकत अली था। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ नरमपंथ और गरमदल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसके बाद ठीक आता है बंगाल विभाजन, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को देख रहे थे हम। तो पहले चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो देख लेते हैं बंगाल विभाजन क्या था। तो परिचय क्या था कि सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल ब्रिटिश भारत का। उस समय राजस्व जो था वो सबसे ज़्यादा मिलता था बंगाल से। तो आज का जैसे हम पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम के कुछ हिस्से जो हैं उस समय बंगाल में ही आते थे। तो ये बहुत बड़ा इलाका था और ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रांत था। जनसंख्या इसमें 70 से 80 लाख निवास करती थी, यानी कि पूरे ब्रिटिश भारत का 1/4 पॉपुलेशन यहाँ निवास करती थी। तो बंगाल में वॉयसराय लॉर्ड कर्जन आया। तो जैसे ये हम देख सकते हैं ये बंगाल है। बंगाल में आप ये देख सकते हैं जो ये वाला साइड है, पश्चिमी साइड, यहाँ पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, यानी कि हिंदू ज़्यादा रहते थे और मुसलमान कम रहते थे, अल्पसंख्यक थे। लेकिन यहीं पूर्वी जो साइड है बंगाल का, तो इसे पूर्वी बंगाल कहा गया और यहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। तो इसी का फ़ायदा लॉर्ड कर्जन ने उठाया। कर्जन जो वॉयसराय बनकर 1899 से 1905 तक रहा था। तो इसी के टाइम पीरियड में 1905 में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, कहा कि इसको 2 भागों में बांटना है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। कारण क्या था? इसने कारण बताया कि प्रशासन को चलाने में दिक्कत हो रही है। औपचारिक घोषणा की और कहा कि बंगाल विभाजन जो है वो 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा कर दी कि बंगाल का विभाजन होना तय है। बंगाल प्रांत को इतना बड़ा बताया, कहा कि बंगाल प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार इसके शासन को कुशलता से नहीं चला सकती है, यानी कि इनके प्रशासन को चलाने में दिक्कत होती है, काफ़ी बड़ा प्रांत है, तो इसलिए इसका विभाजन करना ज़रूरी है। हालांकि ये सही कारण नहीं था, वो बांटना चाहते थे हिंदू मुस्लिम को, सही कारण तो यही था। सांप्रदायिकता का पहला औपचारिक मतलब हम देख सकते हैं जो ब्रिटिश ने सबसे पहले सांप्रदायिकता फैलाई वो बंगाल विभाजन से ही दिखाई देती है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, यानी कि घोषणा तो यहाँ 20 जुलाई 1905 को की गई थी कर्जन द्वारा, लेकिन बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को देखा जाता है ये लागू होते हुए। बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? कर्जन ने तो प्रशासनिक कारण बताया था, लेकिन वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को तोड़ना,
जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको तोड़ना था। हिंदू मुस्लिम जो पहले एक थे उसको बिल्कुल तोड़ दो, राष्ट्रवाद को तोड़ दो जो पनप रहा है धीरे धीरे। और बंगाली भाषा जो थे, बंगाली भाषा जनसंख्या को अलग अलग करना, कि बंगाली भाषा जो बोलते हैं बिल्कुल अलग अलग उन्हें कर दिया जाए, जिससे कि राष्ट्रवाद ना पनप पाए, हिंदू मुस्लिम एकता। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी। फिर बंगाल का जो विभाजन होता है तो बंगाल की स्थानीय जनता जो होती है वो इसका विरोध करती है। बंग भंग विरोधी आंदोलन चलता है। बंग भंग विरोधी आंदोलन बंगाल विभाजन को रोकने के लिए चलाया गया था। आमार सोनार बांग्ला जो है वो गीत गाया गया। रक्षाबंधन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, यानी कि सभी राष्ट्रवादियों ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी और कहा कि नहीं, हम लोग एक हैं, बंगाल विभाजन को नहीं होने देंगे, बंग भंग विरोधी आंदोलन के साथ हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन चला और इसी के साथ ही जो उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण चल रहा था, तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है इसी में 4 कार्यक्रम और ऐड कर दिए। स्वदेशी मतलब स्वदेशी को अपनाएंगे, स्वराज मतलब अपने ही देश का शासन होगा, राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाएंगे और बहिष्कार की विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो ये 4 कार्यक्रम स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार को इसी बंग भंग विरोधी आंदोलन में मिला दिया इन्होंने, उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने। तो इस पूरे आंदोलन को संयुक्त रूप से हमने फिर बाद में स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन नाम दे दिया गया। तो कोई पूछे स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन क्या है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बंग भंग विरोधी आंदोलन में जब उग्रवादी राष्ट्रवादियों द्वारा 4 कार्यक्रम स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार को जोड़ा, तो यही आंदोलन ने स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन का स्वरूप ले लिया। तो स्वदेशी आंदोलन आप समझ गए होंगे क्या है। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था कि अखिल भारत में राष्ट्रीयवाद फैलाना, पूरे भारत में। इस जो ये 4 कार्यक्रम है, स्वदेशी आंदोलन कहा गया जिसे, तो पूरे भारत में राष्ट्रीयवाद फैला दो, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन में ये 4 कार्यक्रम जुड़ने से वही स्वदेशी आंदोलन हो गया। अर्थ क्या था स्वदेशी का और बहिष्कार का अर्थ क्या है, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार अपने आप में एक व्यापक संकल्पना है। अगर हम राजनीतिक अर्थ में स्वदेशी की बात करें तो स्वराज की प्राप्ति का प्रयास, मतलब स्वदेशी मतलब अपना राज हो, ऐसा कुछ कहा गया। कि राजनीति में जैसे ब्रिटिश हमारे देश में आकर शासन पर नियंत्रण कर रखा था उन्होंने, तो स्वराज की प्राप्ति का प्रयास किया गया था स्वदेशी आंदोलन में। आर्थिक रूप से अगर स्वदेशी आंदोलन को समझा जाए तो इसका अर्थ है कि जो स्वदेशी उद्योग धंधों को अपनाया जाए, यानी कि उद्योग धंधों में भी भारतीयों का ही योगदान हो, जो विदेशी बैंक प्रणाली को बढ़ावा ज़्यादा ना दिया जाए। मतलब विदेशी बैंक प्रणाली चल रही तो ठीक है, उसको चलने दो, लेकिन स्वदेशी को ज़्यादा इसमें जोर दिया गया। संस्कृति के अर्थ में समझा जाए तो स्वदेशी जो कला थी, अपने देश की स्वयं की कला है और अपने देश का जो साहित्य है उस पर बल दिया गया। भारतीय शिक्षा की स्थापना की जाए, यानी कि उन्होंने ज़्यादा स्वदेशी जो है उसका अर्थ अगर हम समझें तो स्वदेशी का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि इसने किसी का बहिष्कार ना करते हुए बस अपना योगदान देने का प्रयास किया था। लेकिन बहिष्कार में क्या है कि नहीं, हम अपना तो करेंगे ही, उनका बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, उनकी हर चीज़ को बहिष्कार कर देंगे, ब्रिटिश की हर चीज़ को नकार देंगे। तो स्वदेशी का अर्थ क्या था यहाँ, राजनीतिक अर्थ मतलब स्वदेशी तो स्वराज की प्राप्ति। लेकिन यहाँ अगर बहिष्कार में समझें तो इसका अर्थ है कि विदेशी शासन का बहिष्कार, कि हम विदेशी शासन को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, कि हमारा शासन हो या ना हो लेकिन हम तुम्हारे शासन को नहीं रखने देंगे। आर्थिक अर्थ में समझें तो स्वदेशी का अर्थ आपने देखा था कि स्वदेशी अपने देश के ही उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी बैंक प्रणाली को बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर बहिष्कार का अर्थ समझें आर्थिक पक्ष में, तो बहिष्कार का अर्थ है कि ब्रिटिश उद्योग धंधे, जो कपड़े हैं, ब्रिटिश के बैंक हैं, इन सब का आदि सबका बहिष्कार करना। मतलब हम अपने पहन पाए ना या ना पहन पाएँ, लेकिन तुम्हारे कपड़ों को नहीं फेंकेंगे, हम पहनेंगे, जला देंगे आपके कपड़ों को। संस्कृति का अर्थ में जैसे कि अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन यहाँ विदेशी कला, विदेशी साहित्य को बिल्कुल बहिष्कार कर दिया जाए, यहाँ तक कि पाश्चात्य शिक्षा भी बिल्कुल भी फेंक दी जाए, यानी कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा का बिल्कुल विरोध होने लगा। तो बहिष्कार और स्वदेशी का अलग अलग अपने आप में अलग अलग आवश्यक संकल्पनाएं हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू, लेकिन एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं और एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। कांग्रेस और बंगाल विभाजन को देख लेते हैं अब।
तो कांग्रेस में 2 चरण देखे थे आपने, उदारवादी और उग्रवादी। तो विभाजन का विरोध उग्रवादी कर रहे थे और उदारवादी और उग्रवादी दोनों कर रहे थे। अगर हम कांग्रेस और बंगाल विभाजन देखें तो बंगाल विभाजन का विरोध तो देखो सीधी सी बात है, उदारवादी भी कर रहे थे और उग्रवादी भी कर रहे थे। लेकिन आपने देखा उदारवादी और उग्रवादी के जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था दोनों का। उदारवादी जो थे वो भी बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन इनका विरोध कैसा था? इनका विरोध बहिष्कार, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार तक सीमित था। यानी कि इनका विरोध छोटा मोटा कि कपड़ों को बहिष्कार कर दिया जाए उनके, यहाँ तक सीमित था। लेकिन इनका क्या था? ये बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहा गया कि व्यापक बहिष्कार संकल्पना। लेकिन यहाँ कहा गया केवल कपड़े ही नहीं, इनका शासन तक का बहिष्कार किया जाए, हर चीज़ को, उद्योग धंधे से लेकर हर चीज़ का बहिष्कार करना। यहाँ बंगाल विभाजन तक सीमित था, मतलब बंगाल जो विरोध था केवल बंगाल तक ही सीमित था। लेकिन उग्रवादियों ने जो बंगाल विभाजन का जो आंदोलन चला था, यानी कि जिसे हम बंग भंग विरोधी आंदोलन कहते हैं या स्वदेशी आंदोलन आगे जाके उसने रूप लिया, तो पूरे भारत में फैलाया इन्होंने, पूरे भारत में फैलाना चाहते थे ये लोग। इसी में कांग्रेस के 3 अधिवेशन इम्पोर्टेंट हैं। 1905 में बनारस में होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 में कलकत्ता में होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की, और यही लक्ष्य रखा गया था, स्वराज का लक्ष्य रखा गया था यहाँ। और उग्रवादियों द्वारा दबाव में आकर, यानी कि कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों का ज़्यादा दबाव था कि स्वराज लक्ष्य घोषित किया जाए। तो दादा भाई नौरोजी को दबाव में आकर जो कांग्रेस की 1906 की बैठक हुई थी कलकत्ता में, उसमें स्वराज लक्ष्य को घोषित किया गया। 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। रास बिहारी घोष ने इसमें अध्यक्षता की थी। रास बिहारी घोष जो थे वो उदारवादी थे, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जो उदारवादी थे और उग्रवादी थे उनमें लड़ाई हो गई थी। लड़ाई कुछ इस तरह, इन बातों को लेकर भी कहा जाता है कि जो तिलक थे उन्हें उग्रवादी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें कहते हैं उग्रवादी जो थे, तो उग्रवादी तो तिलक को बनाना चाहते थे अध्यक्ष, लेकिन वहाँ अध्यक्ष किसी और को बना दिया गया, रास बिहारी घोष को बना दिया गया 1907 में। 1905 में भी चाहते थे उग्रवादी की तिलक बने, 1906 में भी चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। तीसरी बार जब रास बिहारी घोष को बना दिया गया तो उन्होंने सूरत विभाजन इसीलिए हो गया कि उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही थी, तो अब यहाँ से उन्होंने विरोध किया, जिसे सूरत विभाजन कहते हैं। विरोध किस किस में हुआ? उग्रवादी और उदारवादियों में। तो यहाँ कहते हैं कि चप्पलबाजी तक हो गई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता जो उदारवादी थे उनमें एक चप्पल भी पड़ गई थी, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो जब हमने कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन देखे थे तो 1916 में हमने देखा था लखनऊ अधिवेशन, उसमें फिर दोबारा से अभी जैसे यहाँ सूरत विभाजन हो रहा था 1907 में, उदारवादी और उग्रवादी जो थे उनके बीच क्लैश हो जाता है। फिर 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन होता है तो उदारवादी और उग्रवादी में फिर से दोस्ती हो जाती है। कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर 1905 में बंगाल विभाजन के समय एंड्रूज फ्रेजर था। एंड्रूज फ्रेजर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को कहा जाता है था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व S.N. बनर्जी ने किया था। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया। सबसे पहले जो सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुएं थीं उनका बहिष्कार किया जाए, तो ये सुझाव 1905 में कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने ही सुझाव दिया था कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। बंग भंग विरोधी आंदोलन में स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार 4 कार्यक्रम जुड़ने से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आ गया था। जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार 4 कार्यक्रम जुड़ने से। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। नाम इम्पोर्टेंट है, चिदम्बरम पिल्लई। तो चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन जो था उसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा।
ब्रिटिश पत्रकार है एक H.W. नेविल्सन, तो ये भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार थे हालांकि H.W. नेविल्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे H.W. नेविल्सन। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के 7 भाई थे, तो इनमें काफ़ी मतलब टैलेंटेड थे सभी लोग, तो कुछ ना कुछ किसी से रिलेटेड रहे हैं। 7 थे जाने 8 ये कंफर्म नहीं है, बट आप देख लेना ये चीज़। लेकिन इन्हीं के भाइयों में से एक नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, जिसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय गीत बना था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि में से बाद में सबसे बाद में कौन सा हुआ था? तो बंगाल विभाजन इनमें सबसे बाद में हुआ था 1905 में। हड़प नीति आपने पता है डलहौजी के समय 1856 में हुई थी ये। फिर बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय 1793 की बात है। और सहायक संधि 1803 के समथिंग हुई थी, क्योंकि सहायक संधि के समय वेलेजली था, वेलेजली की सहायक संधि। तो इसमें सबसे बाद में यही 1905 का बंगाल विभाजन ही आ रहा है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो ये तो जान ही जाओगे कि बंग भंग विरोधी आंदोलन किसके विरोध में चला था? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो उसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन चला था। और बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो करजन द्वारा किया गया था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर को। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी कि S.N. बनर्जी ने किया था, जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। जो स्वदेशी आंदोलन लोग चला रहे थे, बंगाल विभाजन के बाद आया था बंग भंग विरोधी आंदोलन, उसके बाद आया था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की थी, तो और पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध बनाया जाए, तो इसका समर्थन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बंगाल में ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में। बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन आपने देखा, तो उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार को देखा गया 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः कारण इसमें क्या रहा था? वैसे तो प्रशासनिक कारण बताया गया, लेकिन मुख्य कारण क्या था बंगाल विभाजन का? कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद में वृद्धि हो रही है उसको दुर्बल करना। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किए थे वो बॉयकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। तो ये सब बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जिसके बाद बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था वो स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कृत आंदोलन कहलाया। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था बंग भंग आंदोलन, उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। 1905 में एक बार जब विभाजित हो चुका है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, 1911 में इन्होंने फिर से विभाजित किया, लेकिन वो बात नहीं आ पाई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन जो चला था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सर सैयद हैदर रजा ने किया था। सैयद हैदर रजा का नाम आता है यहाँ। फिर ये कुछ वर्ग दिए गए हैं, इनमें से 1905 के जो स्वदेशी आंदोलन था उसका मुख्यतः अप्रभावित कौन रहे थे? तो कृषक समाज और मुसलमान लोग। ये बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे थे, बिल्कुल अप्रभावित रहे थे कृषक और मुसलमान। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया, तो वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय गीत बनाया गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान।
नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े थे। H.W. नेविन्सन ब्रिटिश पत्रकार थे। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत की जो प्राचीन कला और परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता, सूरत विभाजन, और इससे पहले भी कुछ चैप्टर्स रह गए हैं तो उसको भी देखेंगे। हम क्रम से ले रहे हैं इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सारे सेशंस को कंप्लीट करना, क्वेश्चन वाइज रिवाइज करते चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई अगर आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो आप हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं, सक्सेना 7530। यहाँ कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और डाउट अगर क्लियर नहीं होता है तो हम अपना नंबर भी दे देंगे, उससे भी आप पूछ सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।